बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेज़र फिजिक्स कोर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंडीशंस फॉर लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन के मुतालिक बात करेंगे कि हम इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन डोमिनेट द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट एज़ कम्पेयर टू द अब्जॉर्प्शन एंड एज़ कम्पेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन। कि हम स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से डोमिनेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एज़ कम्पेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ लाइट। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था कि अगर आप लेज़र लाइट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ आप मोनोक्रोमैटिक, हाई इंटेंस बीम, एम्पलीफाइड लाइट, कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। द की टू लेज़र एक्शन इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। कि लेज़र तभी प्रोड्यूस होगी अगर स्टिमुलेटेड एमिशन मौजूद होगा। इन प्रैक्टिस द अब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑलवेज अकर टुगेदर विद द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास अब्जॉर्प्शन एंड आल्सो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है ऑलवेज अकर टुगेदर विद द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हमारे पास मौजूद होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन का भी, लेकिन हम क्या कराना चाह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन हम इन तीनों प्रोसेस में से स्टिमुलेटेड एमिशन को सबसे ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस स्टडी कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस के मतलब डिस्कस करेंगे कि उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हाउ वी कैन डोमिनेट द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। Let us now study the conditions under which the number of stimulated emissions can be larger as compared to the other two processes। तो सबसे पहले हमारे पास है रेशियो R1। R1 हमारे पास क्या है, द रेशियो बिटवीन द स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। तो अगर हम रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन लिखें तो हमारे पास क्या B21 रो ऑफ न्यू इंटू हमारे पास क्या N2। तो B21 is the Einstein coefficient for stimulated emission of light, rho nu is the energy density of the incident beam, N2 is the population at higher energy level या E2 energy level, और E21 क्या है, rate of जो हमारे पास Einstein coefficient for spontaneous transition and N2 is the population at the higher energy level। जब हमने यहाँ पे से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में इनकी वैल्यूज़ पुट की, या रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन डिवाइड बाय रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के हमने मैथमेटिकल रिलेशन पुट किए, तो इसमें N2 और N2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R1 इज़ द रेशो। अब R1 जो है रेशो है बिटवीन द स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। तो अगर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन यहाँ पे ज़्यादा होगा तो R1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, या R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो अगर हम R1 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है कि B21 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। एंड आल्सो इफ़ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रो ऑफ न्यू देन द R1 जो है हमारे पास जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो अगर हमारे पास रेशियो जो है R1 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो हमारे पास स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा। तो दिस वन इज़ द R1 रेशियो ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन टू द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। वी हैव द वैल्यू ऑफ रो ऑफ न्यू अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स लॉ। रो ऑफ न्यू हमारे पास ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स लॉ हमारे पास रो ऑफ न्यू की वैल्यू कुछ इस तरह से है। इसमें 8 पाई एज कांस्टेंट है, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, इसे हम कांस्टेंट नहीं ले रहे। म्यू क्यूब इज़ आल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, सी क्यूब इज़ आल्सो कांस्टेंट है इसमें। बाय यूजिंग दिस इन अबव रिलेशन, रो ऑफ न्यू की वैल्यू अगर हम इस रिलेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास R1 की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो B21 और A21 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, तो रो ऑफ न्यू की जगह हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये R1 के जो रिलेशन है कुछ इस तरह से हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन रिलेशन कि 8 पाई एच म्यू क्यूब और सी क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, A21 और B12, या हमारे पास A21 और B21 के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जगह हम रिप्लेस करें अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन रिलेशन, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ से ये डिस्प्ले कर दूँ तो हमारे पास according to the Einstein relation number 2
B1 और A21 इज इक्वल टू हमारे पास इसके इक्वल आएगा, या B21 हमारे पास ऑलरेडी हम ये रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं जब यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करता हूँ तो इस कांस्टेंट की जगह हम पुट कर सकते हैं A21 और B21। जब मैंने इसकी जगह रिप्लेस किया तो A21 और B21 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास R1 की वैल्यू हमारे पास ये बच जाएगी। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट जो है वो डोमिनेट हो एज़ कम्पेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो R1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए 1 से। अगर हम रेशो की बात करें, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है तो R1 की वैल्यू ले सकते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं रेशो के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। अगर जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो कम है और नोमिनेटर में ज़्यादा है तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन 1 तो स्टिमुलेटेड एमिशन इज़ डोमिनेट। इफ़ R1 इज़ इक्वल टू 1 तो बोथ आर इक्वल, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन दोनों हमारे पास यहाँ पे सेम है, इक्वल रेशो के साथ हैं। तो इफ़ R1 इज़ लेस देन 1 तो स्पॉन्टेनियस एमिशन इज़ डोमिनेट। तो हम ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट को ज़्यादा कराना चाह रहे हैं। तो अगर R1 ग्रेटर देन 1 होगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या हो जाएगा डोमिनेट हो जाएगा। तो जब R1 ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तब हम अगर ये चाहते हैं कि इफ़ वी वांट इन R1 इज़ ग्रेटर देन 1, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि A21 को कम से कम होना चाहिए, A21 को कम से कम होना चाहिए, B21 को सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम B21 को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, एज़ कम्पेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो हमें फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करना होगा। हमें यहाँ से ये क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ से B21 की वैल्यू इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास उतनी ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हम डिक्रीज़ करेंगे, जितनी हम लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, उतनी हमारे पास B21 की वैल्यू जो है हमारे पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द A21, तो उतनी हमारे पास R1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो सेकंड हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है हमारे पास रो ऑफ न्यू। तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज या इफ़ यू वांट टू सेटिस्फाई द कंडीशन दैट R1 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास B21 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द A21। तो अगर आप B21 की वैल्यू इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है जितनी कम होगी उतनी B21 की वैल्यू जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकेंडली हम R1 को ग्रेटर देन 1 किस तरह रख सकते हैं कि रो ऑफ न्यू की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास करनी चाहिए ग्रेटर। वो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी हमारे पास R1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो दो पैरामीटर्स हैं कि अगर स्टिमुलेटेड एमिशन को डोमिनेट बनाना चाहते हैं तो B21 की वैल्यू ज़्यादा हो तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करना होगा, और रो ऑफ न्यू जो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास R1 की वैल्यू भी हमारे पास से ज़्यादा होगी। तो आइए हम फॉर एग्जांपल हम एक कंसिडर करते हैं, इफ़ वी अज्यूम हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये है, येलो कलर की हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, टेम्परेचर जो 2000 केल्विन है, और एच न्यू ओवर के टी हमारे पास से ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 11.99 इसकी वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें एच न्यू की वैल्यू और के टी -1 की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है R1 इज इक्वल टू 0.00006 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये अब लेस देन 1 है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट को ज़्यादा कराना है तो उसकी वैल्यू इक्वल भी नहीं बल्कि क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो क्या आ रही है 0.00006। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होगा, डोमिनेट होगा। कि अगर आप येलो कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होगा, इज़ डोमिनेट। बट फॉर लेज़र ऑपरेशन वी नीड स्टिमुलेटेड एमिशन इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास जिससे हम R1 की वैल्यू जो वो इंक्रीज़ कर सकते हैं वो हमारे पास बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रो ऑफ न्यू। इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रो ऑफ न्यू देन वी कैन
achieve the condition in which R1 is greater than 1. So the light field density rho of nu present within the material is required to be enhanced if we want to large number of stimulated emission. तो अगर आप large number of stimulated emission चाहते हैं तो जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, जो एक्सटर्नल लाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, वो ज़्यादा आना चाहिए. इन अदर वर्ड कि हमारे पास उसकी जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट जो है हमारे पास डोमिनेट होगा. और जितनी ज़्यादा डोमिनेट होगा हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट, उतनी ही हमारे पास चांसेस होंगे कि R1 इज़ ग्रेटर देन 1 होगा. द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू द अब्जॉर्प्शन. तो ये इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट को ज़्यादा रखना है एज़ कम्पेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन एज़ कम्पेयर टू द अब्जॉर्प्शन. तो अगर आप स्पॉन्टेनियस एमिशन के रिस्पेक्ट स्टिमुलेटेड एमिशन को ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं तो उसके हमारे पास दो वेज हैं, दो तरीक़ेकार हैं. या तो आप फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर दें, ठीक है, जो रेडिएशन आप प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं या जो रेडिएशन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत डिक्रीज़ कर दें. नंबर 2, आप उसमें रो ऑफ न्यू की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें, तो आप R1 ग्रेटर देन 1 की जो है कंडीशन वो अचीव कर सकते हैं. तो इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन डोमिनेट द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट एज़ कम्पेयर टू द अब्जॉर्प्शन. तो इसको हम R2 का नाम दे रहे हैं. R2 इज इक्वल टू स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू द अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन. तो यहाँ पे हम जब दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं तो B21 रो ऑफ न्यू, B12 रो ऑफ न्यू, N2 ओवर N1. तो यहाँ से B21 इज इक्वल टू हमारे पास कहता है B12, तो इसलिए यहाँ से हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया. तो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा N2 ओवर N1. तो अब R2 को भी हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो अब इसका मतलब है कि अगर आप R2 को ग्रेटर देन 1 रखना चाहते हैं तो N1 की वैल्यू जो है वो मिनिमम होनी चाहिए और N2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए. तो सो वी नीड N2 इज़ ग्रेटर देन N1. तो इसका ये मतलब हुआ कि हायर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल. प्रीवियस लेक्चर में भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि एज़ कम्पेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल उतनी हमारे पास चांसेस ज़्यादा होंगे कि R2 जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए. तो अगर आप लेज़र लाइट प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो R1 को भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, R2 को भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो अगर आप R1 को ग्रेटर देन 1 रखना चाह रहे हैं, ठीक है, रेशियो आप जो हमारे पास कंडीशन है उसे फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो फ्रीक्वेंसी को मिनिमम होना चाहिए और या तो आप रो ऑफ न्यू की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर दें. अगर आप R2 को ग्रेटर देन 1 रखना चाह रहे हैं टू प्रोड्यूस द लेज़र तो हमें N2 को ग्रेटर देन 1 N1 होना चाहिए, तो तब ही आप जो है लेज़र प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. तो याद रखिएगा, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस द लेज़र R1 को भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, R2 को भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो हमें यहाँ से फिर ये क्लियर, तो याद रखिएगा अगर आप लेज़र लाइट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो R1 को भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और R2 को भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. लेकिन अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो हमने ये नोट किया था कि हमारे पास N2 इज़ लेस देन फ्रॉम N1, क्योंकि अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो हमें लोअर एनर्जी लेवल में हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द हायर एनर्जी लेवल. सो वी नीड नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि हमें वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम. तो याद रखिएगा अगर आप लेज़र प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो नंबर 1 क्या होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कम से कम हो. नंबर 2, रो ऑफ न्यू जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है रो ऑफ न्यू की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो. और नंबर 3 हमारे पास क्या आना चाहिए, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम. तो अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम से अवे जा रहे हैं तो तब आप लेज़र प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज़ आप कभी भी लेज़र प्रोड्यूस नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में N1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू N2. तो R2 की वैल्यू फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में हमेशा लेस देन 1 होगी. कभी भी R2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो 3 conditions are to be satisfied to make the transition, to make the stimulated emission dominate as compared to the absorption as compared to the spontaneous emission.
तो नंबर 1, द पॉपुलेशन एट एक्साइटेड लेवल शुड बी ग्रेटर दैन एट द लोअर एनर्जी लेवल, कि हमेशा N2 को ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। और इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि हमेशा पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करता है, कि आप जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव नहीं करेंगे कभी भी आप लेज़र लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नंबर 2, सेकंड कंडीशन क्या है, द रेशियो B21 और A21 शुड बी लार्जर, कि B21 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द A21। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि वी हैव टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड कंडीशन जो है जिससे हम लेज़र प्रोड्यूस कर सकते हैं, अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ रेडिएशन शुड बी प्रेजेंट इन द मीडियम, कि जो आप लाइट इंसिडेंट लाइट लेके आ रहे हैं जिसने ऑब्जर्व होना है या स्टिमुलेशन का प्रोसेस करवाना है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अ हाई वेरी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन शुड बी प्रेजेंट इन द मीडियम। A medium amplify light only when these three conditions are satisfied। तो जब तक ये 3 कंडीशन जो हमने अभी स्टडी की हैं, जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होंगी कभी भी जो है मीडियम जो है लाइट को एम्पलीफाई नहीं करेगा। तो अगर आप लाइट को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि लाइट हमारे पास एम्पलीफाई हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं कि हमारे पास जो है N2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और ये हम तब ही कंडीशन जो है अचीव कर सकते हैं कि N2 इज़ ग्रेटर देन 1 जब आप अवे फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम में जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम कभी भी N2 को ग्रेटर देन N1 नहीं रख सकते जब तक आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो दैट्स वाई ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अवे फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम जाना होगा। और हम इसी तरह से B21 और A21 की रेशो जो है शुड बी लार्जर, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसकी रीज़न ये है कि हम R1 को ग्रेटर देन 1 रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम से कम करवाना होगी। इस तरह से वेरी हाई डेंसिटी ऑफ रेडिएशन शुड बी प्रेजेंट इन द मीडियम, कि जो हमारे पास रो ऑफ न्यू की वैल्यू है वो जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब तक ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगी, जब तक हम अवे फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं जाएंगे, जब तक हम रो ऑफ न्यू की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जब तक हम लो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी लेज़र लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ से मज़ीद हमें क्लियर हो रहा है कि दैट्स वाई हम कभी भी जो है वो हर फ्रीक्वेंसी जैसे यूवी लेज़र, एक्सरे लेज़र वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि वहाँ पे B21 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्यूब आ रहा है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू प्रोड्यूस द एक्सरे लेज़र एंड टू प्रोड्यूस द यूवी लेज़र एज़ कम्पेयर टू द विजिबल लेज़र, रेड लेज़र, ग्रीन या हमारे पास ब्लू लेज़र, या एज़ कम्पेयर टू द इंफ्रारेड लेज़र्स। तो याद रखिएगा, अगर आप लेज़र कंटिन्यूसली जो लेज़र अगर आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हमेशा N2 को जो है वो ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। तो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, कि अगर जो है हमारे पास कभी भी जो है अगर N2 लेस हो जाएगा N1 से, तो फ़ौरन जो लेज़र प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमारी कोशिश ये होगी कि हर एनर्जी लेवल में हमेशा जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो अब क्योंकि हमने बताया कि अगर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट होगा तो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो डिके करेंगे हमारे पास एट अ सेम टाइम टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो अगर वो सारे के सारे ही एटम्स डिके कर जाते हैं टू द लोअर एनर्जी लेवल, तो इट्स मीन दैट हायर एनर्जी लेवल एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर वो एम्प्टी हो रहा है हमारे पास, तो डेफिनेटली जो लेज़र प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें ये करना होगा कि वहाँ पे हायर एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज़ नहीं करवाने देना। इवन हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो है वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तब हम इसके लिए फिर क्या करेंगे कि हम कोई एक्सटर्नल एक पंप यूज़ करेंगे, कि जैसे ही हमारे पास बहुत सारे एटम डिके करके लोअर स्टेट में आते हैं कि
वो जितने एटम हमारे पास डिक्रीज हुए हैं उससे ज़्यादा एटम जो है वहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए जाएँ। तो इसके लिए हम क्या करवाना, हम एक मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पंपिंग। तो पंपिंग बेसिकली अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। तो याद रखें कि अगर आप कंटिन्यूसली लेज़र प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं तो जैसे जैसे हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होगा उसी के साथ हमें अब्जॉर्प्शन भी कराना होगी, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, N2 का हमेशा ग्रेटर देन N1 रहना चाहिए टू प्रोड्यूस द लेज़र लाइट। तो लेकिन अगर हम जस्ट देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल हम अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं कराते, हम कोई एक्सटर्नल पंप यूज़ नहीं करते, तो उससे क्या होगा कि जो एटम्स अगर किसी तरह से हमने N2 की वैल्यू इंक्रीज़ की थी N1 से, तो जब वो स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होगा तो सारे के सारे एटम्स एकदम से क्या हो जाएंगे, डिके होके लोअर स्टेट में आ जाएंगे। फोटॉन्स हमें ठीक है मिल जाएंगे, तो लेकिन हायर एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। लेकिन हम उसे एम्प्टी नहीं रखना चाहते, बल्कि उसमें पॉपुलेशन की जो नंबर ऑफ़ एटम की तादाद है वो हम ज़्यादा रखना चाह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल। तब फिर हमें क्या करना होगा कि स्टिमुलेशन के प्रोसेस के साथ साथ हमें अब्जॉर्प्शन भी करवाना होगा, कि हमें एक पंप यूज़ करना होगा कि जैसे ही एटम्स यहाँ पे N1 में आए, E1 में आए, हमारे पास E1 एनर्जी लेवल में आए, फ़ौरन उन्हें पिक करके वो फ़ौरन क्या करे, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए। तो अगर आप इसे कंटिन्यूसली पंप भी कर रहे हैं, साथ साथ डिके हो रहे हैं, साथ साथ हम उन्हें ऑब्जर्व भी करा रहे हैं, साथ साथ हम उन्हें एक्साइट भी करा रहे हैं एटम्स को, तो हमें फिर एक कंटिन्यूसली जो है वो लेज़र हमें मिल जाएगी। तो इसको मज़ीद हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए कि यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि स्टिमुलेशन ऑफ लाइट के साथ साथ हमें ऑब्जर्प्शन का प्रोसेस भी करवाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं करवाते, सारे के सारे एटम फिर क्या रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में, तो हायर एनर्जी स्टेट एम्प्टी हो जाएगी। क्योंकि कुछ देर में स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट में क्या होता है कि सारे के सारे एटम्स क्या हो जाते हैं, डिके हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हायर एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्लियर में ये नज़र आ रहा है कि अगर आप लेज़र लाइट का प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, लेज़र लाइट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट के साथ साथ हमें अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी करवाना ज़रूरी है। जिस तरह अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करवाना ज़रूरी है, इस तरह स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस का भी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लेज़र लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह इसके मुताल्लिक मज़ीद डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।